जांजगीर में सीएम साई ने खोला सौगातों का पिटारा। अनुसूचित जाति प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर किया 75 करोड़ रुपए। 5 छात्र छात्राओं को पायलट बनाने की होगी पहल। छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को मिले 375 करोड़। 100 पुलों का होगा निर्माण। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। बीजापुर में जन मिलिशिया कमांडर गिरफ्तार। राजनांदगांव में पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता लगी हाथ। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में मोबाइल लैपटॉप बरामद। बलरामपुर में विकास के दावों की एक बार फिर खुली पोल। सड़क नहीं होने की वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से लेकर अस्पताल पहुंचाया। वेलकम बैक टू मेगा मॉर्निंग। मैं और रचना लगातार आपको खबरों के साथ तो अपडेट करा ही रहे हैं और साथ ही हमारे साथ सीए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोठारी जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी जो फाइनेंशियली हेल्थ है उसकी वेल्थ को लगातार बढ़ाना है। तो रचना, एक बड़ी खबर भी मिल रही है। बिल्कुल, हालांकि वक्त इस वक्त जोहार छत्तीसगढ़ का है, यानी छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने का, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से आपको बता दें, अनवर कादरी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर भी पुलिस ने ये नोटिस चिपकाया है। लव जिहाद फंडिंग केस में अनवर कादरी फरार चल रहा है और अब उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी तेज कर दी जाएगी। नोटिस में 8 सितंबर के पहले कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है। सदर बाजार स्थित घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया है। तो सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने अब नोटिस चस्पा किया है। आपको बता दें कि लव जिहाद फंडिंग केस में अनवर कादरी फरार है। इस नोटिस में जो नोटिस अब चस्पा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, इसमें 8 सितंबर के पहले कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी गई है। अगर 8 सितंबर तक के अनवर कादरी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके बाद संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, अपडेट। जी बिल्कुल, आपको बता दूं इस वक्त मैं सदर बाजार स्थित अनवर कादरी के घर के बाहर ही मौजूद हूं और आपको बता दूं कि पुलिस ने यहां पर भी एक नोटिस जो है वो चस्पा किया है, जिसमें अनवर कादरी के फरार होने की बात जो है वो कही गई है। और नोटिस में साफ लिखा गया है कि 8/9/2025 के पूर्व यदि अनवर कादरी उपस्थित नहीं होते हैं तो इस जो संपत्ति है इसको कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। नोटिस में साफ लिखा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक अपराध किया गया है और उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जो है उसे ये लिखकर लौटा दिया गया था कि अनवर कादरी जो है वो फरार आरोपी मिल नहीं रहा है। और इससे साफ ये होता है कि वो फरार हो चुका है, यानी कि उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। और अब भगोड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट की तरफ से यह नोटिस जो है ये यहाँ पर चिपकाया गया है। आपको बता दूं अनवर कादरी जो है वो लगातार फरार चल रहा है और उसकी संपत्तियों की जानकारी जो है वो पुलिस ने जुटाई थी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले जानकारी दी की थी। सदर बाजार स्थित जो संपत्ति है उसे पुलिस ने जारी किया है कि ये अनवर की संपत्ति है और अब उस घर के बाहर ये नोटिस जो है ये लगा दिया गया है। अनवर कादरी को पेश होने की समय सीमा जो दी गई है वो 8 सितंबर दी गई। और आपको बता दूं कि सदर बाजार का यही वो मकान है जहां पर अनवर रहता था और इसी मकान के नीचे जो है एक जिम भी जो है वो संचालित की जाती थी, जहां पर की बड़ी संख्या में युवाओं का आना होता है। अभी भी ये जिम जो है संचालित है, लेकिन अनवर के घर पर कोई नहीं, ना तो परिजन यहाँ पर मौजूद है, ना ही अनवर कादरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार फरार चल रहा है। और इसीलिए अब इस पूरी संपत्ति की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। कोर्ट से इस संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। और ये सबसे बड़ी खबर है कि अब उस नोटिस को यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि यदि 8 सितंबर के पहले अनवर कादरी पेश नहीं होता है तो ये जो संपत्ति है इसे कुर्क करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी और अनवर की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती हैं। अनवर की जो बेटी है आयशा, वो पुलिस की गिरफ्त में अभी भी रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को पूछताछ में कुछ खास जानकारी
जानकारी जो है अनवर के बारे में नहीं मिली, लेकिन अब संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और ये सबसे बड़ी मुश्किल जो है ये अनवर के लिए हो सकती है, क्योंकि 8 सितंबर के बाद इसी मकान की कुर्क की कार्रवाई जो है वो कोर्ट के द्वारा की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं अनवर की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। यही वो इलाका है जहाँ से अनवर कादरी जो है पार्षद भी हैं, लगातार चुनाव भी जीतता है और अब इस संपत्ति को कुर्क करने का काम जो है वो पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लगातार इसी मकान को लेकर के यह भी बात सामने आई थी कि जो नीचे जिम चलती है वहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं का आना होता है और इस जिम में जो युवा आते हैं उन्हीं से अनवर जो है संपर्क करता था और जो फंडिंग का मामला है वो उन युवाओं को फंडिंग करता था, जिससे कि लव जिहाद जैसे मामले जो हैं वो सामने आते थे। और अब जब संपत्ति कुर्क करने की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तो कहीं ना कहीं इस संपत्ति पर सबकी नज़र भी जो है वो आ चुकी है। हालांकि अनवर कादरी देखना होगा, लेकिन कि जिस तरह से नोटिस में तारीख तय कर दी गई है कि 8 सितंबर तक के पुलिस के सामने पेश होना है, क्या अनवर कादरी पेश होता है, क्या वो सरेंडर करता है? तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल। और अब शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की, यानी छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको राजिम से एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं उनके साथ में मारपीट की जाती है, विवाद किया जाता है, उन्हें आतंकित किया जाता है। पर्यटकों से हुड़दंग और मारपीट के 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हालांकि यहां पर पुलिस ने की है। घटारानी वाटरफॉल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज बदमाशों के आतंक का सामने आया है। घटारानी वाटरफॉल जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, युवक युवतियां परिवार यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच बदमाशों का आप आतंक देखिए किस तरह से न सिर्फ युवकों से बल्कि युवतियों के साथ भी मारपीट की गई। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद, शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और यहां से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में लगातार बड़ी संख्या में न सिर्फ पर्यटक छत्तीसगढ़ के होते हैं बल्कि पूरे देश से भी यहां पर लोग पहुंचते हैं और ऐसे में अगर इस तरह से बदमाशों का आतंक यहां पर जारी है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में इजाफा किया जा रहा है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां पर शंकरगढ़ सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक के साथ में मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि बैंक में घुसकर किसान ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आज बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने सांकेतिक काम बंद प्रदर्शन का ऐलान किया है। सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के सभागार में कर्मचारियों का ये प्रदर्शन जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द न होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी भी बैंक कर्मियों द्वारा दी गई। और अब एक तस्वीर आपको दिखाएंगे वाड्रफ नगर से, जहां पर शराब के नशे में धुत शिक्षक का एक वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों ने शिक्षक मनमोहन सिंह का ये वीडियो बनाया है। बीओ से सरपंच और ग्रामीणों ने शिकायत भी की है। वाड्रफ नगर के रूपपुर में शिक्षक मनमोहन सिंह पदस्थ है, लेकिन लगातार शिकायत यहां पर सामने आई। शराब के नशे में धुत शिक्षक का विरोध किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की ओर, जहां पर गिरफ्तार 2 और ड्रग पैडलर्स पुलिस की रिमांड पर हैं। पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें लिया गया है और माना जा रहा है कि कुछ अहम खुलासे इस पूछताछ में हो सकते हैं। ग्राहक और पैडलर्स को आमने सामने बिठाकर अब पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से ड्रग सिंडिकेट के सरगना लवजीत सिंह ने कई नाम उगले हैं, उसके बाद लगातार सक्रियता के साथ पुलिस एक्शन मोड पर है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी गैंग के कई सदस्यों के नाम उगले गए और अब पुलिस उन तक भी पहुंच रही है। लवजीत सिंह, सुवीर समेत सैफ चीला भी पुलिस की रिमांड पर हैं। बता दें कि टिकरापारा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये भी एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसमें सामने आया था और इसके साथ ही सिर्फ राजधानी रायपुर में ही 250 से ज्यादा ग्राहक होने की बात भी सामने आई थी। तो लगातार पुलिस रिमांड में आरोपियों के साथ, पेडलर्स के साथ पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। ग्राहकों और पेडलर्स को आमने सामने बिठाकर अब पुलिस पूछताछ करने वाली है, क्योंकि पेडलर्स ने कई लोगों के नाम इसमें बताए हैं। कई इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही हैं जिनके आधार पर अब पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। कुछ नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने से 2 आरोपियों को पुनः पुलिस रिमांड लिया गया है और जो तथ्य विवेचना में आए हैं उनके संबंध में पूछताछ और किए जाने हैं और साक्ष्य संकलित किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी अंचल में नक्सलवाद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है धर्मांतरण का। समस्या ये है कि इसे लेकर न सक्षम ठोस कानून है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास कन्वर्जन का कोई पक्का डेटा। नतीजा, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण के बाद अक्सर विवाद
और वर्ग संघर्ष जैसे हालात बनते हैं और इस पर सियासत भी खूब होती है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाता। अब आदिवासियों ने अपने गांव में इसका हल अपने तरीके से कैसे ढूंढ निकाला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भानु प्रतापपुर के तकरीबन आधा दर्जन गांव में अब ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगाकर गांव में पादरी, पास्टर, ईसाई धर्म प्रचारक, यहां तक कि ईसाई धर्म के अनुयायियों तक के आने पर पाबंदी लगा दी गई। इन बोर्ड पर साफ साफ लिखा गया कि गांव में पादरी, पास्टर का आना सख्त मना है। फैसला गांव वालों ने किया है। ग्रामीण ये मानते हैं कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसके चलते आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों की परंपरा का पतन हो रहा है। हालांकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। क्षेत्र किया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो धर्मांतरण करने के लिए आते हैं ना, उनको तो अब घुसने भी नहीं देंगे, इसीलिए बोर्ड टांगा गया है। यहाँ आकर दुष्प्रचार करते हैं, बिल्कुल मना ही करेंगे। जाहिर धर्मांतरण पर बवाल प्रदेश में नया नहीं। दुर्ग में 2 नन्स की गिरफ्तारी मामले में पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा छिड़ी, जमकर सियासत भी हुई। अब जबकि खुद ग्रामीण अपने गांव में पादरी और पास्टर का आना वर्जित कर रहे हैं, तो इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते दिखे। कांग्रेस सरकार पर स्थिति को न संभाल पाने का दोष मढ़ती है, तो बीजेपी इसे आदिवासी संस्कृति के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताती है। सामाजिक संरचना को तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, ऐसे लोगों के हम विरोधी हैं और इसमें राजनीति न करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक की आवाज़ जो है, उससे ये समझ में आता है कि 5 साल जो है भूपेश बघेल जी की सरकार के समय तेजी के साथ में मतांतरण और धर्मांतरण हुआ है। पीड़ित परिवार और उन बेटियों के साथ मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। बजरंग दल के 100 से 150 कार्यकर्ता आए और वहाँ तीनों आदिवासी बेटियों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। तो उसके बाद भी मारपीट किया गया। उसके बाद भी आवेदन देने के बाद एसपी के पास आज तक उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं होना। आरोप प्रत्यारोप से इतर बीते कुछ समय से आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्टेड और आदिवासी समुदाय में संघर्ष के मामले बढ़ते दिखे। बीते दिनों इसी इलाके में धर्मांतरित महिला की मौत के बाद विवाद होने पर कब्र से शव को बाहर निकालना पड़ा। तो वहीं कांकेर में पिछले दिनों कब्र खोदकर शव निकाला गया, जिसके अगले दिन ईसाई समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अब सवाल ये कि क्या आदिवासी ग्राम में कन्वर्जन रोकने का यही तरीका बचा है? क्या ये आपसी संघर्ष को रोक पाने में कामयाब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली, खबरें आपने जान ली और रचना ने विस्तार से आपको बता दी। तो रचना, अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत देर से इंतजार है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी आज सर की एक्सपर्टीज का फायदा ले रहे हैं। क्योंकि रचना तो हमेशा ही इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत एक्टिव रहती हैं और हमेशा चर्चा भी करती हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी कर रही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी करती हैं, ऑफ द कैमरा भी करती हैं। सुरेश जी, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को लेके अब तो डे बाय डे, क्योंकि हम में भी मैच्योरिटी आती जा रही है, रचना से मैं भी सीख रही हूँ, तो ये जानना चाहूँगी मैं भी जानना चाहती हूँ, रचना भी, दर्शक भी, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लान करते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है? हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो अगर दोनों में कंपेयर करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है, हमेशा आप देखेंगे कि प्रॉपर लोकेशन पे होती है, पम्प लोकेशन पे होती है और प्राइम लोकेशन पे होती है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट बहुत अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। तो आपकी एक रेंटल इनकम बहुत अच्छी होती है और रेंटल इनकम कई प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी क्लिक कर जाती है कि रेंटल इनकम से आप अपनी पूरी जो लिविंग है वो बहुत आसान कर सकते हो, आप अपने रहन सहन के खर्चे पूरे उठा सकते हो। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उनके लिए बेटर है जो कि फ्यूचर में कभी उस घर में रहना चाहते हैं या उस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो अगर फ्यूचर के अपने घर के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप केवल अर्निंग आपका अगर सोर्स है, अर्निंग अगर आपका केवल मोटो है, तो फिर तो कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। आज कोई 100-150 स्क्वायर फीट की दुकान भी मतलब काफ़ी होती है,
उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो लेकिन सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो उसके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं Rates काफ़ी कंपेयर high टू होते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। यस। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने लिया तो 1000-1500 स्क्वायर फीट की होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 100-150 स्क्वायर फीट की होती है। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो रेट लगभग वही हो जाते हैं कि यहाँ पे आपको उस रेट में 100-150 स्क्वायर फीट मिलेगी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको 1000-1500 स्क्वायर फीट मिल सकता है। तो रेट लगभग बराबर हो जाते हैं। वैल्यू ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी की ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा प्राइम लोकेशन पे रहेगी, तो प्राइम लोकेशन पे रहने के कारण उसके रेट्स है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होंगे। ओके। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कभी भी बेटर है। केवल अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के अगर नज़रिए से देख रहे हैं तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ठीक है रस, अब आप जो इन्वेस्ट करने वाली हैं वो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिएगा। तो मुझे लगता है कि आज दर्शकों को हमने फ्राइडे फाइनेंस में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, मतलब हमने नहीं, सुरेश सर के थ्रू आप तक पहुंचाई गई, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर आज हमारे शो में आने के लिए। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो लोग भी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन खास तौर पर किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो दर्शकों को जाते जाते ज़रूर बताइए। कभी भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो, प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट ना हो, और प्रॉपर्टी के पेपर आप बहुत अच्छे से चेक करिए, क्योंकि आज की तारीख में ये भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी तो ले ली पर पता लगा उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आप उठा नहीं पा रहे क्योंकि कहीं कभी कभी कोई डिस्प्यूट उसमें निकल आता है। तो सबसे पहले अगर आप जब भी प्रॉपर्टी लेते तो थोड़ा सा खर्च करके उसकी एक सर्च रिपोर्ट होती है, जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो सर्च रिपोर्ट बनाते हैं। वो सर्च रिपोर्ट में पिछली प्रॉपर्टीज़ किसके किसके पास रही है, उस पर क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, वो सारा कुछ निकाल के बता देता है। और लीगल एस्पेक्ट में प्रॉपर्टी की क्या आज स्टेटस है, वो क्लियर प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो भी सारा कुछ वो एडवोकेट की सर्च रिपोर्ट में आ जाता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी लेने से पहले सर्च रिपोर्ट कोई बहुत महंगी नहीं होती, 2-3 हज़ार रुपये में सर्च रिपोर्ट बन जाती है। तो सर्च रिपोर्ट आप ज़रूर निकलवाइए। और दूसरा, जिसके थ्रू भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं वो थोड़ा सा उसका भी आप स्टेटस, उसका भी बैकग्राउंड चेक करिए कि वो पर्सन जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कैसा है। प्लस जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आप किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बिल्डर का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा चेक करिए कि बिल्डर की रेपुटेशन कैसी है। और आज की तारीख में सारी प्रॉपर्टी लगभग रेरा अप्रूव्ड होती है, और अगर कोई नई प्रॉपर्टी है, रेरा अभी कुछ साल पहले ही आया है, तो अगर कोई नई प्रॉपर्टी है तो अगर आप देखिए कि वो अगर रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो थोड़ा सा आप भरोसा ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसमें जब रेरा नहीं आया था, तब आप जो मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें देखिए। और हमेशा मतलब ये ध्यान रखिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हो वो क्लियर हो, कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई उस पर केस नहीं चल रहा है। और अभी तो एक सुगम ऐप भी आ गया है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, उस वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। और आज की तारीख में एक और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो और अभी वो थोड़ी दिन पहले अगर रजिस्ट्री हुई है तो उस प्रॉपर्टी की जो क्लियर ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सारी कुछ ऐप में दिख जाती है। तो वो एक बहुत बेहतर चीज़ है, तो उसकी भी आप बेनिफिट लीजिए। एक सुगम ऐप करके आया है, तो सुगम ऐप में आप अगर उसका उपयोग करते हो तो उस प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी मिल सकती है। तो मतलब रचना, कुल मिला के यह है कि छोटी छोटी सी बातों का हमें ख्याल रखना होगा, तभी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और मैंने तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज एक गार्ड बांध ली है कि जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू हो वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना और करना शुरू कर देना चाहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सुरेश सर कि आज आप आए, इतना टाइम आपने दिया और इसके साथ ही फाइनेंशियल हेल्थ और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बारीकियां में बताई।